नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड्स की शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभियोग्यता, शिक्षण योग्यता, इसके बारे में बात करेंगे। ये एक अलग सीरीज होगा जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड्स के वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। आपको इस लेक्चर का लाभ यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में जो टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आते हैं उसमें मिलेगा, या बीएड के सिलेबस का हिस्सा है। ये बीएड करते हैं आप, उसमें आप देख सकते हैं टेट, सीटेट, जहां भी टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप शिक्षण अभियोग्यता की समझ आप में विकसित होगी। तो आइए हम समझते हैं बहुत ही क्लियर और ल्यूसिड लैंग्वेज में। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता, यानी कि पढ़ाने की, शिक्षण करने की क्षमता का विकास जो है, क्षमता का विकास जो टेस्ट होता है वही टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि आप पढ़ा सकते हैं कि नहीं, आप किस स्तर के विद्यार्थी को किस स्तर के का शिक्षण देंगे, शिक्षण में क्या क्या निहित है, क्या क्या करना चाहिए, आदि विषयों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग क्या है। पहले ये समझें कि टीचिंग क्या होता है। तो देखिए, इसको बड़ी ही क्लियर लैंग्वेज में अगर बात करें तो एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अधिगमकर्ता, चाहे शिक्षार्थी कहिए, चाहे विद्यार्थी कहिए, सीखने वाला कहिए, लर्नर कहिए, ठीक है, स्टूडेंट कहिए, ये एक टेक्निकल शब्द है अधिगम करता, यानी जो अधिगम की प्रक्रिया को पूरा कर रहा हो, अधिगम जो कर रहा हो उसको कहते हैं अधिगम करता। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम करता को ज्ञान, कौशल, सामाजिक समझ, नए तथ्यों तथा मानवीय मूल्यों को विकसित किया जाता है। यानी उसके अंदर ये सब तत्वों को विकसित किया जाए, उसको ज्ञान प्रदान किया जाए, उसके अंदर से ज्ञान उत्पन्न कराया जाए, कौशल प्रदान किया जाए, सामाजिक समझ उसमें विकसित किया जाए किसी लर्नर में, चाहे नए तथ्यों की जानकारी दी जाए, सूचनाओं की जानकारी दी जाए, नए ज्ञान, नए तथ्य, और इन सब से मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य अगर सिखाया जाए ताकि उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। फिर से इसे समझिए कि शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से अधिगमकर्ता में, यानी कि विद्यार्थी, शिक्षार्थी, लर्नर को ज्ञान, कौशल, सामाजिक समझ, नए तथ्यों, मानवीय मूल्यों, नैतिक मूल्यों को प्रदान किया जा सके इस माध्यम से, ताकि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके, व्यवहार में सुधार आ सके, डेवलपमेंट किया जा सके उसको। उस व्यवस्था को, उस प्रोसेस को टीचिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को शिक्षण कहते हैं। अब आते हैं, ये तो शिक्षण का परिभाषा हमने देख लिया, ये शिक्षण का क्या, शिक्षण में कौन कौन सी विशेषताएं होती है, शिक्षण के कौन कौन से तत्व होते हैं, शिक्षण में हम क्या पाना चाहते हैं, शिक्षण से क्या किया जा सकता है, आदि पर बातचीत करते हैं। तो देखिए, शिक्षण की जो प्रकृति है हम पहले उस पर बात करेंगे, फिर शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षण की जो प्रकृति है, पहला एक एक करके हम समझते हैं कि शिक्षण कला भी है, कला भी, विज्ञान भी, विज्ञान भी है। यानी कि शिक्षण अगर कहें, टीचिंग इज अ साइंस एंड आर्ट बोथ, ये दोनों हैं। कैसे दोनों हैं, इस बात को समझे। तो देखिए, विज्ञान किसको कहते हैं? किसी भी विषय का जब आप व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं तथा आंकड़ों के आधार पर करते हैं, जिसको सत्यापित किया जा सके, जिन तथ्यों को सत्यापित किया जाए, जिसमें लॉजिक और रीजनिंग भी हो, जो फिट हो इस पर, जो एकदम व्यवस्थित हो, सिस्टम से हो, उसको विज्ञान कहते हैं। चाहे आप समाज का ही अध्ययन करिए व्यवस्थित रूप से, चाहे मनुष्य के मन का करिए, शरीर का करिए, ब्रह्मांड का करिए, किसी भी विषय का
अगर व्यवस्थित अध्ययन कर रहे हैं, प्रायोगिक अध्ययन कर रहे हैं और आंकड़ों पर आधारित अध्ययन कर रहे हैं, उस विषय को विज्ञान कहते हैं। और कला किसको कहते हैं? कला जिसमें कौशल का प्रयोग हो, जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसमें रचनात्मकता हो, जिसमें रचना हो, जिसमें प्रोडक्टिविटी हो, कई लोग कई तरीके से सोच सकते हैं, जहां फ्रीडम ज्यादा हो सोचने से, विचारों की, उसको कला कहते हैं। अब जैसे एक पेंटर अगर पेंट बना रहा है तो उस पेंट को देख करके आप कई कई अनुमान लगा सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, समालोचना कर सकते हैं, उसके बारे में उसकी विशेषता आप अपने तरीके से लगा सकते हैं, यानी कि वो कला है। कविता कोई लिख रहा है, आप उसके बारे में क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि उसमें रचना है। तो शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यवस्थित व्यवस्था है, जो व्यवहारिक व्यवस्था है, जिससे उद्देश्य की प्राप्ति की जा रही हो, जो आंकड़ों पर आधारित है, जो तरीके से किया जा रहा है, इसलिए वो विज्ञान है। और चूंकि इसमें रचनात्मकता है, इसमें भी कौशल है, इसमें भी आप अलग अलग क्रिएटिविटी का प्रयोग कर रहे हैं, इससे भी आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये कला भी है। तो इसलिए कहा जाता है, शॉर्ट में मैं बस समझाने का प्रयास किया कि शिक्षण जो है कला भी है और विज्ञान भी है। आइए दूसरा हम देखते हैं कि यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय, ट्राइपोलर। देखिए ट्राइपोलर क्यों है कि शिक्षण के जो आवश्यक तत्व है, जिसके बिना शिक्षण नहीं हो सकता है, वो क्या क्या है। जैसे एक आवश्यक तत्व तो टीचर, पहले एक पढ़ाने वाला होगा, शिक्षक होगा, तभी तो कुछ पढ़ाया जा सकता है, प्रक्रिया पूरी हो सकती है। दूसरा कि कोई अधिगमकर्ता हो, विद्यार्थी हो, अधिगमकर्ता हो। और तीसरा कि कुछ हो जिसको कि पढ़ाया जाए, यानी सिलेबस हो। ये तीन चीज शिक्षण के आवश्यक तत्वों में आता है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो टीचिंग जो है कि एक तत्व है कि ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ट्राइपोलर एक्टिविटीज है, ट्राइपोलर है। तीसरा अगर इसके हम देखें तत्वों के बारे में कि इसमें कौन से तत्व निहित होते हैं, तो ये उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तीसरा उद्देश्य, इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, यानी शिक्षण से हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ गोल फिक्स होता है, तब कुछ किसी जगह पर पहुंचना चाहते हैं, तब हम शिक्षण करते हैं, यानी कि स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। बिना उद्देश्य का शिक्षण नहीं हो सकता है, बिना उद्देश्य का कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो टीचिंग इज द पर्पसफुल एक्टिविटी, यानी इसका कोई ना कोई पर्पस होता है। अगर सवाल पूछा जाए कि शिक्षण, अगर कथन दिया रहे कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, बिल्कुल है, इसको सही मानना है, ठीक है। तो एक उद्देश्य है क्योंकि हम कुछ पाना चाहते हैं, कोई लक्ष्य होता है। उसके बाद शिक्षण जो है एक विकास की प्रक्रिया है। चौथी बात अगर कहें तो यह विकास की प्रक्रिया है, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट, बिल्कुल डेवलपमेंट है। जन्म से लेकर के और मृत्यु तक कुछ ना कुछ हम सीखते हैं, कुछ ना कुछ हम पढ़ते हैं, और कोई ना कोई होता है, चाहे समाज हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई एक फैक्टर्स ऐसा होता है जो आपको सिखाता है। तो यह एक विकासशील प्रक्रिया है। एक ये अर्थ में ये समझ लीजिए, और दूसरे अर्थ में ये समझिए कि शिक्षण हम डेवलपमेंट के लिए ही करते हैं। विद्यार्थियों का डेवलपमेंट हो, किस तरह का डेवलपमेंट हो, तो चहुमुखी विकास हो, उसके मानसिक विकास, उसके शारीरिक विकास, उसके आर्थिक विकास, सारे हर तरह के, समाज के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए, रिलीजियस डेवलपमेंट के लिए, जो कट्टरवादी सोच है उसको हटाने के लिए, आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, हर तरह के डेवलपमेंट के लिए शिक्षण आवश्यक है। इसलिए एक विकास की प्रक्रिया है, तो बिल्कुल है, शिक्षण एक विकास की प्रक्रिया है। ये भी बात हो गई, इसके तत्व ये है। फिर अगर हम बात करें कि एक उपचारात्मक प्रक्रिया है, उपचारात्मक प्रक्रिया है, उपचार जिसमें है। उपचार कब किया जाता है? जब कोई समस्या हो, जब कोई बीमारी हो। तो देखिए, अगर बच्चा कुछ नहीं जानता है, अगर लर्नर कुछ नहीं समझ रहा है, उसको कुछ मालूम नहीं है, तो अपने आप में यह एक समस्या है।
और हम उस प्रक्रिया के शिक्षण प्रक्रिया के तहत हम उस बच्चे का उपचार कर रहे हैं, हम उसका निदान कर रहे हैं, समस्या का उसको सिखा रहे हैं, उसको हम सामाजिक समझ डेवलप कर रहे हैं उसमें, तो यह एक उपचार की प्रक्रिया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं पढ़ाने के दौरान, तो उपचार ही तो कर रहे हैं, तो उपचारात्मक प्रक्रिया है। उसके बाद अगर छठा इसमें बात करें तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल वर्क है, ये सोशल वर्क है। व्यक्तिगत और सामाजिक में देखा जाए अगर तो यह एक सामाजिक कार्य है, यानी कि जब हम पढ़ाते हैं तो जो टीचर पढ़ा रहा है सिर्फ वही नहीं सीखता है, पढ़ाने के दौरान कुछ सीखा भी जाता है। आप टीचिंग के दौरान एक्वायरिंग भी करते हैं, लर्निंग भी करते हैं, लेकिन उससे अधिक कि आप समाज को कुछ दे रहे हैं। आप जब विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, लर्नर को कुछ सिखा रहे हैं, तो एक सोशल डेवलपमेंट, एक सोशल सामाजिक कार्य कर रहे हैं। इसलिए शिक्षण प्योरली एक परोपकारी कार्य है और सामाजिक कार्य है। परोपकार की भावना से शिक्षण दे रहे हैं, समाज को सही दिशा की ओर ले जाने के लिए शिक्षण दे रहे हैं, तो एक सामाजिक कार्य इसको बिल्कुल कह सकते हैं। उसके बाद ये इसमें भाषाई है, यानी कि ये लिंग्विस्टिक है या कम्युनिकेटिव अगर कहेंगे तो भाषाई प्रक्रिया है। भाषा महत्वपूर्ण होती है, इसके तत्व है, भाषा बिल्कुल है। शिक्षण में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिंग्विस्टिक्स एबिलिटी डेवलप करती है। लिंग्विस्टिक जो कम्युनिकेटिव है, कम्युनिकेशन है, वो तो भाषा से ही तो पॉसिबल है। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो भाषा शिक्षण में निहित होता है, तो हाँ होता है, यानी कि भाषाई प्रक्रिया है। जब हम बात कर रहे हैं आपसे तो किसी भाषा में ही कर रहे हैं, किसी लैंग्वेज में ही कर रहे हैं। तो टीचिंग में लिंग्विस्टिक्स भी आता है। अगर मेरी भाषा आप नहीं समझ रहे हैं और आपकी भाषा हम नहीं समझ रहे हैं तो टीचिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। यानी कि शिक्षण का आवश्यक तत्वों में एक तत्व भाषा भी है। अगर मैं चाइनीज़ में बोलने लगूं, मुझे आती नहीं है, मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ चाइनीज़ में बोले और आपको नहीं आ रही है, तो कितनी भी बढ़िया बात वो बताए, कैसी भी बात, कितनी भी सुंदर बात बताए, आप नहीं समझ सकते हैं। यानी कि टीचिंग पूरा नहीं हुआ, वो नहीं कर पाया टीचिंग। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ आपके और टीचर के बीच में, लर्नर और टीचर के बीच में। जब कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा, आप पूरी तरह फीडबैक नहीं उसको दे देते हैं टीचर को, तो शिक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाती है। इसलिए शिक्षण में भाषा एक आवश्यक तत्व है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि यह एक निर्देशात्मक प्रक्रिया है। निर्देश, इंस्ट्रक्शन इसमें निहित है। निर्देशात्मक इंस्ट्रक्शन बिल्कुल है। निर्देशात्मक प्रक्रिया है तो हाँ है, क्योंकि शिक्षण के दौरान, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कुछ निर्देश भी दिया जाता है। वो निर्देश लर्नर को फॉलो करना पड़ता है, वो फॉलो करते हैं, जैसा प्रिस्क्राइब करता है टीचर वैसा वो करते हैं। तो निर्देश भी तो दे रहा है टीचर, तो निर्देशात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। अगर सवाल आएगा कि शिक्षण एक निर्देशात्मक प्रक्रिया है तो बिल्कुल है, इसमें निर्देश निहित है। निर्देश इसके आवश्यक तत्वों में से एक है, निर्देशात्मक है। ध्यान रखिए, ऑर्डर और निर्देश दोनों में, आदेश और निर्देश, तो ये आदेश ना लिख करके यहाँ निर्देश लिखा गया है, तो इसमें निर्देश में सलाहपूर्ण निर्देश हो जाएगा। सलाह, क्योंकि शिक्षक एक प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एडवाइस देता है। एडवाइस और ऑर्डर में डिफरेंस है, प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑर्डर में डिफरेंस है। तो अगर कहा जाए कि शिक्षक जो देता है आदेश वो कैसा देता है, तो प्रिस्क्रिप्टिव आदेश देता है वो, यानी कि वो जो है आपको सुझाता है, आप पर निर्भर करता है ये कि आप उसको कितना ले रहे हैं। ठीक है, तो निर्देशात्मक प्रक्रिया है। उसके बाद देखा जाए तो यह एक सतत प्रक्रिया है। सतत यानी कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यू प्रोसेस है ये। यानी कि शिक्षण जो है, आप जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ दूसरे को सिखाते हैं। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम जीवन भर सीखते हैं।
ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्लास में ही आप पढ़ सकते हैं, समाज में पढ़ सकते हैं, कहीं से भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और कब किस रूप में किसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी ये कोई नहीं कह सकता है। जो हम किताबों में पढ़ते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो तो शिक्षा का एक रूप है। और कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि सिर्फ जो अगर क्लास में पढ़ रहा है तो एक तरह से वो मूर्ख ही है। वास्तव में जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है वो तो समाज में होती है, वो तो आंतरिक होती है, वो तो कभी भी हो सकती है, वो तो एक प्रक्रिया के तहत होती है। तो इस बात से ये कहा जा सकता है कि शिक्षण जो है एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप जन्म से लेकर के मृत्यु तक पढ़ते हैं, सीखते हैं, और सिखाने वाला कोई होता है। ये जरूरी नहीं है कि केवल फॉर्मल वे में ही, केवल औपचारिक तरीके से ही आप कुछ पढ़ें और कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। समाज में ज़्यादा कुछ सीखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके स्तर होते हैं, लेवल्स, स्तर, यानी कि टीचिंग के लेवल्स होते हैं कि किस स्तर की शिक्षा किसको दिया जाएगा, ये ध्यान रखा जाता है। अगर आप फॉर्मल वे में जा रहे हैं तो स्तर यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था की स्तर अलग होगा, जो उससे बड़े हैं समझ सकते हैं तो उनके लिए कुछ अलग होगा, जो शोध कर सकते हैं, जो विचार कर सकते हैं, जो चिंतन कर सकते हैं, उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था अलग होगी। उदाहरण के लिए छोटे बच्चों को आप चिंतन स्तर की शिक्षा, उनसे कहिए कि फिलॉसफी की बात करिए, छोटे बच्चों को वो नहीं सीख पाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे, बहुत नहीं के बराबर संभावना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो एकदम बच्चा जन्म से ही खूब तेज होता है, उसको गॉड गिफ्ट होता है, तो मैं उसकी बात नहीं। सामान्य रूप में देखा जाए तो छोटे बच्चों को ज़्यादा हम रटवाने पर फोकस करते हैं, मेमोरी लेवल, उसके मेमोरी को शार्प करते हैं, और उसमें हम रोट कैपेसिटी यानी रटने की जो कैपेसिटी है वो डेवलप करते हैं। तो छोटे बच्चे को हम मेमोरी लेवल की टीचिंग देते हैं। उससे बड़े हैं ग्रेजुएशन तक हम अंडरस्टैंडिंग लेवल की शिक्षा देते हैं, उसे समझा करके वो उसकी जो चीज़ों को समझ जाए, याद करना कम कर देता है। यानी 6ठी या 7वीं क्लास के बाद ग्रेजुएशन तक अंडरस्टैंडिंग लेवल की शिक्षा दी जाती है, और ग्रेजुएशन के बाद रिसर्च टेंडेंसी उसमें डेवलप हो, यानी उसमें हाइपोथेसिस जनरेट करने की कैपेसिटी डेवलप हो, इस उद्देश्य से हम शिक्षा देते हैं। तो शिक्षण जो है स्तर होता है शिक्षण के। ये स्तर जो है, लेवल जिसको कहेंगे, लेवल शिक्षण में, शिक्षण की प्रकृति में निहित है। और उसके बाद यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि यह डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस है क्यों कि जिस तरह से शिक्षण आदिकाल में दी जाती थी, एंशिएंट टाइम में दी जाती थी, आज उसका रूप बदल चुका है और परिवर्तन जारी है। परिवर्तन जो है यह हर चीज में होता है। जैसे कहा जाता है ना, परिवर्तन संसार का नियम है, समाज का नियम है। हर चीज में परिवर्तन होता है, समाज में परिवर्तन होता है, परिवार में परिवर्तन होता है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, भाषा में परिवर्तन होता है। तो डायनेमिक्स जो है वह एक तत्व है, वो शिक्षण का भी तत्व है, वो पूरी व्यवस्था का तत्व है किसी भी। और ध्यान रखिए, जिस किसी भी वस्तु में डायनेमिक्स, ये गतिशीलता का गुण ना हो, वो मृत्यु को हो जाता, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इसको बात ऐसे समझिए कि जो चीज़ें समाज में स्थिर हो जाती है उसका पतन होना शुरू हो जाता है, और जब तक वो गतिशील रहेगा तब तक वो पतन नहीं होगा उसका। तो शिक्षण भी एक गतिशील प्रक्रिया है, एक डायनेमिक प्रक्रिया है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत कम बोल रहा हूँ इस पर, नहीं तो इसको बहुत उदाहरण से समझाया जा सकता है। जो मैं बात बोला कि जो समाज में स्थिर हो जाए उसका पतन हो जाता है, ये आप भाषा पर अप्लाई करके देखिए। जिस भाषा को बोलने वाले बहुत कम रह जाते हैं, प्रयोग में नहीं जिस भाषा को हम लाते हैं, वो भाषा डेड हो जाती है। तो ये जरूरी है कि भाषा में भी बदलाव हो, और बदलाव होता है। जिस रूप में अभी आप हिंदी हम बोल रहे हैं वो रूप नहीं था, पहले नहीं था। पहले और था, कोई किसी अलग रूप में बोलते थे, इसके ग्रामर में चेंजेज हुआ, इसके शब्दों में परिवर्तन हुआ, कुछ शब्द वहाँ से लिए, कुछ शब्द संस्कृत से लिए, कुछ शब्द अंग्रेजी से लिए, अलग अलग भाषाओं से लिए। यानी एक गतिशील है, ये बदलाव की प्रक्रिया को अपनाती है भाषा, इसलिए वो टिकी हुई है। तो शिक्षण भी एक गतिशील प्रक्रिया है।
उसके बाद हम कहें तो कम्युनिकेटिव यानी भाषा, कम्युनिकेटिव तो बता ही दिया था मैं। अब देखिए शिक्षण से कुछ रिलेटेड, टीचिंग से कुछ रिलेटेड टर्म्स है, इसको समझिए। सिनोनिम्स नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है, टीचिंग में उसको पढ़ना पड़ेगा। ये पर्यायवाची नहीं है, सिनोनिम्स नहीं है, डायरेक्ट सिनोनिम्स पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। ये क्या है? इस पर्यायवाची नहीं, ये नियरेस्ट, क्लोजेस्ट कर दीजिए, क्लोजेस्ट है, एकदम नजदीक के शब्द हैं। जैसे कि आपका एजुकेशन, टीचिंग में और एजुकेशन में अंतर है, लेकिन इसके नियरेस्ट है ये एजुकेशन, शिक्षा। उसके बाद लर्निंग। अगर विद्यार्थी जो है उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, आप पढ़ाए, अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, कोई ट्रेनिंग दिए, अगर वो ठीक से काम कर रहा है, इसका मतलब कि लर्न कर गया, वो लर्निंग हो गया वो। तो हम टीचिंग के दौरान, टीचिंग में क्या करते हैं? लर्निंग कराते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम एक तरह से लर्निंग भी कहते हैं। और ध्यान रखिए, जब एक शिक्षक पढ़ाता है, उस पढ़ाने के दौरान बहुत कुछ सीखता है, तो ये कहा जा सकता है कि शिक्षण में अधिगम निहित है। तो हाँ है, यानी पढ़ाने के दौरान हम सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत ज़्यादा सीखते हैं। जितना कि आप पढ़ के नहीं सीखते हैं, उतना तो आप पढ़ा के सीख सकते हैं। जब जब जितना पढ़ाएंगे आप, जितना पढ़ाएंगे, उसमें नए नए तथ्य की उत्पत्ति करेंगे। तो शिक्षण में अधिगम निहित है, टीचिंग में लर्निंग निहित है। तो इससे लर्निंग इसके क्लोजेस्ट है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन, मैं बता दिया था इंस्ट्रक्शन है, हाँ बिल्कुल है, अनुदेश दिया जाता है। और उसका ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण, शिक्षण में प्रशिक्षण, थोड़ा सा यहाँ पर प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है, प्रायोगिक एक लक्ष्य को साध करके, थोड़ा सा उसको फॉर्मल बना करके ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग क्या है? एक शिक्षण की व्यवस्था है, थोड़ा सा समय उसमें फिक्स कर दिया गया और फॉर्मल वे में कर दिया गया, औपचारिक रूप से कर दिया गया, एक्टिविटी कराई जा रही है, यानी करके देखने पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, तो प्रशिक्षण कहेंगे। तो शिक्षण में प्रशिक्षण निहित है, बिल्कुल है। तो ये रही शिक्षण की प्रकृति, ये शिक्षण ऐसा होता है। और इसमें कुछ कुछ शिक्षण की विशेषताएं भी है, ये विशेषता में भी आ सकता है। लेकिन थोड़ा सा अब हम समझ लेते हैं कि शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो देख लिए उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है विकास की, डेवलपमेंट की। शिक्षण हम क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है इसका? डेवलपमेंट, विकास के लिए करते हैं। तो कहिए कैसा विकास? चहुमुखी विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम शिक्षण करते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट में जैसे कुछ जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, हर तरह के विकास के लिए की संभावना होती है टीचिंग में। तो इसका उद्देश्य होता है नैतिक विकास, मानवीय मूल्यों का विकास, नीति का विकास, कानून का विकास, ये सारे मूल्य निहित होते हैं इस विकास में, इसमें जरूरी है। दूसरा अगर कहें तो आध्यात्मिक नैतिक, ये सब हो गया। दूसरा क्या? जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन यानी कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए, रोजगार के लिए शिक्षण करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसका उद्देश्य होता है। अब जैसे हम पढ़ाते हैं, तो हम पढ़ाते हैं तो ये मेरा एक रोजगार है, व्यवसाय है। तो शिक्षण एक क्यों करते हैं? तो इसका एक उद्देश्य ये भी है कि इससे रोजगार हम कर सकते हैं। टीचर जो भी है उनका वो रोजगार है, उनका वो व्यवसाय है। तीसरा अगर कहें तो बौद्धिक निर्माण, बौद्धिक निर्माण, बुद्धि का निर्माण, क्या सही है क्या गलत है,
क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या नीतिगत है, क्या अनीतिगत है, क्या कानूनन है, क्या अकानूनन है, क्या रूल है, क्या रूल नहीं है, इन सब की समझ आप में अगर विकसित है तो आप समझदार हैं, आप समाज में रहने लायक है, आपसे लोगों को कोई परेशानी नहीं है। तो इस शिक्षण का उद्देश्य है कि लर्नर में बौद्धिक विकास किया जाए, उसका बौद्धिक विकास को बढ़ाया जाए। अगर आगे बात करें तो आपसी सहयोग के लिए, बिल्कुल, भातृत्व के लिए, भाईचारा के लिए, भातृत्व की भावना उत्पन्न करने के लिए, बिल्कुल, ये उद्देश्य है शिक्षण का कि आप सहयोग करें किसी और का, भातृत्व का विकास करें, यानी भ्राता, भाई, ऐसा माना गया है कि पूरी दुनिया जो भी लोग हैं आपके भाई बहन हैं। तो इसका क्या अर्थ है? ऐसा थोड़ा है कि अपना भाई, अपना भाई ही नहीं, भातृत्व की भावना का मतलब यह है कि आप अपना उसको अपने समान समझ रहे हैं, अपना उसका नज़दीकी मान रहे हैं। बंधुत्व की भावना का विकास करना बिल्कुल है। और फिर पांचवी बात अगर करूं तो लोकतंत्र का विकास। लोकतंत्र में क्या प्रधान है? लोक, पीपल, यानी शिक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल, राजतंत्र में ऐसी कई सारी परेशानियां हैं जिससे लोग त्रस्त आ जाते हैं, तभी तो लोकतंत्र की मांग होती है। और जब शिक्षण किया जाता है तो वो भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आप बच्चों को खुली छूट देते हैं सोचने, समझने, विचार करने की, तो वो सवाल करते हैं। जब सवाल करते हैं तो वहाँ नए नए तर्क आते हैं, नए तर्क से रिसर्च होता है। तो शिक्षण का ये उद्देश्य होता है कि व्यक्तियों को लोकतांत्रिक बनाए, उन्हें प्रश्न करने की इजाज़त होनी चाहिए, उन्हें तर्क करने की इजाज़त होनी चाहिए, उन्हें अपने तरीके से सोचने की इजाज़त होनी चाहिए। तो लोकतंत्र को सुनिश्चित करना शिक्षण का उद्देश्य है, बिल्कुल है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं बात किया शिक्षण क्या है, शिक्षण कैसी व्यवस्था है, शिक्षण में निहित कौन कौन से तत्व हैं और शिक्षण के क्या उद्देश्य है। अगर एक शब्द में कहना हो कि शिक्षण क्यों किया जाता है तो मैं कहूँगा डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। तो शिक्षण एक विकास की प्रक्रिया है। धन्यवाद। आप बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। ऐसे ऐसे वीडियोस आप पर इस चैनल पर अपलोड मैं करता रहूँगा। आपको अच्छा लगे आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कुछ कमेंट करिए। अगर मैं कहीं कुछ गलत बोला, कहीं कुछ बोलना चाहिए और वो मैं नहीं बोला, तो भी आप बताइए, मेरे हौसला बढ़ाइए। आपका एक एक कमेंट मैं पढ़ूंगा, मैं रिप्लाई दूंगा जब जैसा समय मिलेगा, और उस रिप्लाई से, उस फीडबैक से मैं कुछ सीखूंगा और अपने आप को सुधारने का प्रयास करूंगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम मिलते हैं कि कितने प्रकार के टीचिंग होता है, बाकी और बात करेंगे बाद में। धन्यवाद।